इवनिंग गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चैनल में। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद सुनीता चैनल में। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि मैं आदिकाल और भक्ति काल पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं आपको रीतिकाल पढ़ाना चाहिए। हर काल को मैंने दो पार्ट में, तीन पार्ट में करके पढ़ाया है, ठीक है ना। इसलिए कि छोटा छोटा वीडियो यानी 10-10 मिनट 12-12 मिनट का वीडियो बना के मैंने पढ़ाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एक ही बार बहुत लंबा करके नहीं मैंने पढ़ाया है, ठीक है ना। तो आज भी मैं 2 पार्ट में ही करके पढ़ाऊंगी जो आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो रीतिकाल है। यानी कि हम क्या पढ़ चुके हैं, आदिकाल और भक्तिकाल पढ़ चुके हैं। आज हम रीतिकाल पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो रीतिकाल पढ़ने से पहले एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद सुनीता चैनल। गाइस, अगर मेरे वीडियो में थोड़ा भी कुछ पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास में आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीतिकाल, ठीक है। तीसरा है जिसके काल आपको हिंदी साहित्य को 4 काल में बांटा गया है, ठीक है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इसमें कि आज थर्ड है रीतिकाल। रीति का मतलब क्या होता है? नियम। किसी देखिए, आप बोलते हैं इस रीति में करना है, इस रीति में बंधा है, ऐसे भी नॉर्मली जब बोलते हैं उसका मतलब उन चीज, ये तो कवियों ये पद साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे भी अगर नॉर्मली हम इस रीति की का बात करते हैं रीतियाँ, तो क्या होता है मतलब वो समय के हिसाब से रीति की बात होती है, ठीक है। तो उसी तरह से पद साहित्य में जो रीतिकाल है, नियमों से जो बंध कर, ठीक है ना, कवियों ने जो रचनाएं की हैं उसी को हम क्या कहते हैं, रीतिकाल। जैसे देखिए, इसीलिए मैंने छोटी छोटी चीज़ भी यहाँ लिखा है कि जब जब आप वीडियो को देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो अगर नियमों को ध्यान में रख के कवियों ने जो रचनाएं की हैं, ठीक है, मतलब कहने का मतलब रीतिकाल में जिन नियमों के ध्यान में रखते हुए कवि ने रचनाएं की, एक कवि ने अगर उसकी रचनाएं की तो पीछे सारे कवि ने उस नियमों को ध्यान में रखते हुए रचनाएं की हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर एक कवि ने अलंकार का प्रयोग किया, कवि सवैया सबका चीज का अगर प्रयोग करके रचनाएं की हैं तो दूसरे कवि ने भी किया है, ठीक है। इसीलिए इसको रीतिकाल कहा जाता है। यानी कि नियमों को ध्यान में रख के कवियों ने इसकी रचनाएं की है। जो नियम इसमें प्रयोग किए जाते हैं उन नियमों को ध्यान में रखते हुए रचनाएं की है, ठीक है ना। अब देखिए, 1000 वर्षों से पूर्व के हिंदी की साहित्य की सरलता पूर्वक को अध्ययन करने के उद्देश्य से उसे अनेक विद्वानों ने काल खंडों में विभाजित किया था। इसीलिए हिंदी साहित्य का काल विभाजन कहा जाता है, क्योंकि जब हिंदी साहित्य काल विभाजन किया गया था तो क्यों सुन तो क्या काल विभाजन किया गया क्यों? आपको पता ही है कि 4 काल विभाजन किए गए थे। देखिए, 1000 वर्ष से पूर्व, ठीक है ना, हिंदी साहित्य की सरलता पूर्वक अध्ययन करके, मतलब बहुत अच्छे से आसानी से उसका पढ़कर अध्ययन करके और उसके उद्देश्य को जानने के बाद फिर अनेक विद्वानों ने उसका क्या किया, काल खंडों में विभाजित किया। उसी को हम क्या कहते हैं, रीतिकाल भी कहते हैं और काल। अब आता है रीतिकाल का शुरुआत है। ये तो माना आपको मैंने एक नियम बताया कि रीतिकाल होता क्या है, ठीक है। क्यों कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले हमको उस चीज़ को, टॉपिक को समझना होगा वो चीज़। तो मैंने ये समझा कि रीतिकाल होता क्या। रीति का मतलब ही आप समझ जाइएगा, नियम। जिन नियमों में बंध कर कोई चीज़ की रचनाएं की गई है उसी को हम क्या कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब रीतिकाल का जो समय अवधि दिया है वो 1683 से लेकर 1883 तक। ये देखिए, सामने काफ़ी मतभेद भी है, लेकिन जहाँ तक है कि 1683 से लेकर 1883 तक, ठीक है ना। अब देखिए कुछ टॉपिक, देखिए क्या वाक्य है। भक्तिकाल के बाद जो एक काव्यधारा की रचनाएं की गई थी उसको कौन सा था, रीतिकाल, ठीक है ना। इसीलिए मैंने लिखा है कि जब जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। भक्तिकाल के बाद एक नवीन काव्यधारा का जन्म हुआ। अब कौन सा वो नवीन काव्यधारा था, रीतिकाल, ठीक है। इसे रीतिकाल में, अथवा क्योंकि रीतिकाल में श्रृंगार रस का प्रयोग बहुत किया गया है, ठीक है ना। इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। तो देखिए, इसी को हम और रीतिकाल के और किस किस नामों से जानते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है और बहुत अच्छे तरीके से बन सकता है कि रीतिकाल को और क्या कहते हैं। तो रीतिकाल को हम श्रृंगार काल भी कहते हैं, ठीक है ना, और
कला से भी पुकारा जाता है। इसको हम इसे रीतिकाल को श्रृंगार काल और कला के नाम से भी पुकारा जाता है, मतलब कहते हैं, पुकारा जाता है मतलब कहते हैं। फिर आता है रीतिकाल, वह काव्य है जो लक्षण के आधार पर ध्यान में रखकर रचा गया। मतलब रीतिकाल को के लक्षणों के आधार पर उनको रचा गया है, ठीक है ना। फिर रचा गया है और बंधी हुई परंपरा में काव्य की रचना की गई है। रीतिकाल में मुक्त काव्य की परंपरा है। अगर पूछता है, चलिए गाइस इसके आगे का हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। अभी तक मैंने जो आपको बताया रीतिकाल क्या कहते हैं, कैसे रीतिकाल किसमें। अब आगे देखिए, इस काल में कवियों ने, ठीक है, रीतिकाल में मतलब इस काल का मतलब रीतिकाल में कवियों ने साहित्यिक प्रवृत्ति की प्रधानता दी है। किसकी प्रधानता दी है? ऐसे मान लीजिए आप क्वेश्चन आप बना सकते हो, पूछ सकते हैं कि रीतिकाल में किस चीज की प्रवृत्ति दी गई, किसकी प्रवृत्ति दी गई, तो आप कह सकते हैं। वैसे भी हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसी से आपको समझ आ जाएगा कि इसमें साहित्य की प्रवृत्ति दी गई है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें देखिए एक ऐसे भूषण ऐसे कवि हैं जिन्होंने श्रृंगार रस के अलावा वीर रस की भी प्रधानता दी है, कि मतलब रचनाएं की है। इसीलिए इनको मतलब एक भूषण जैसे ही कवि है, क्योंकि भूषण जैसे वीर रस के कवि, यानी कि भूषण किस चीज के कवि हैं? वीर रस के कवि हैं। और रीति ग्रंथ की रचना की है। रीति काल में कवित, स्वया, दोहा तथा कुंडलियां छंदों की रचना हुई है। इसमें कौन कौन सी की रचना हुई है? रीति काल में कवित, स्वया, दोहा तथा कुंडलियां छंदों की रचना हुई है, ठीक है ना। देखिए मतलब कहने का, अगर मान लीजिए इसमें नियम बंद है, ठीक है ना। अगर किसी कवि ने अगर अलंकार का प्रयोग किया है तो ठीक है, श्रृंगार रस का प्रयोग किया है, तो उस नियमों को ध्यान में रखते हुए दूसरे कवि ने भी उसका प्रयोग किया है, ठीक है ना। इसीलिए इसको नियमबद्ध भी कहा जाता है। तो देखिए इसमें आपको कवि, सवैया, दोहा, कुंडलियां, छंदों की भी रचना की गई है, हुई है मतलब। अब रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है ये पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा रीतिकाल के प्रवर्तक केशव दास थे। रीतिकाल के प्रवर्तक कौन थे? केशव दास, ठीक है। अब रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं हम लोग पढ़ते हैं। रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं क्या है? देखिए पहला है प्रकृति की उद्दीपन रूप में चित्रण, मतलब कि उद्दीपन रूप में यानी कि उदय रूप में। इसमें जो है आपके कवियों ने जो रचनाएं की हैं प्रकृति का उदय रूप में चित्रण किया है, ठीक है। प्रकृति के बारे में और जो भी किया है उसका उदय के रूप मतलब उद्दीपन को जो चित्रण किया है उसको मतलब उदय होते हुए देखा है, प्रकृति का चित्रण किया है इसमें। फिर इसमें क्या है? ब्रज मिश्रित और अवधी भाषा का मतलब ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया और अवधी भाषा का भी प्रयोग किया। केवल ब्रज भाषा का प्रयोग नहीं हुआ, इसमें ब्रज मिश्रित यानी कि अवधी भाषा का भी प्रयोग हुआ इनकी मतलब रीतिकाल की रचनाएं में। फिर इसमें सबसे कौन सी रस की प्रधानता दी गई है? श्रृंगार रस की प्रधानता दी गई। इसमें इसीलिए इसको श्रृंगार काल भी कहा जाता है। नीति और भक्ति संबंधित काव्य रचना, इसमें जो रचनाएं हैं वो नीति और भक्ति संबंधित रचनाएं हैं। और फिर है मुक्त काव्य की रचना, मैंने पहले भी बताया कि मुक्त काव्य धाराएं, तो मुक्त काव्य की रचनाएं हैं। और इसमें इसकी जो और भी विशेषता क्या है? आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। उस काल में जो भी कवि जिस आश्रयदाता मतलब जिस राजा के दरबार में रहते थे उनकी वो प्रशंसा करते थे, ठीक है ना। उन प्रशंसाओं में भी जो रचनाएं की जाती थी, ठीक है ना। तो ये वही कहा गया कि आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, मतलब जिनके आश्रय में हम रहते थे उनकी प्रशंसा वो करते थे, उनकी तारीफ करते थे, उन तारीफ में जो रचनाएं की जाती थी, ठीक है ना। तो एक बार फिर से हम आपको देखते हैं कि इस काल में कवियों ने साहित्यिक प्रवृत्ति की प्रधानता दी है, ठीक है। क्योंकि भूषण इस जैसे वीर रस के कवि थे, भूषण जो है आपको पता है वीर रस के कवि है, उसने रीति ग्रंथ की रचना की, फिर भी उन्होंने वीर रस की होते हुए उन्होंने रीति ग्रंथ की रचना की है। इस रस में इस काल में आपकी कवि, सवैया, दोहा, कुंडलिया, छंदों की भी रचना हुई है। रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है अगर पूछा जाता तो आप बता सकते केशव दास। इनकी विशेषताएं क्या है? तो पहला देखिए प्रकृति का उद्दीपन यानी उदय रूप में चित्रण, ठीक है ना। उनका प्रकृति का जो है उदय रूप में चित्रण,
इसमें आपको ब्रज भाषा के अलावा अवधी भाषा का भी प्रयोग हुआ है। श्रृंगार रस की प्रधानता दी गई है और नीति और भक्ति संबंधी काव्य की रचनाएं हैं। ठीक है, मुक्त काव्य की रचनाएं इसमें है और आश्रय दाते राजाओं की जो है प्रशंसा, जो कभी जिस आश्रय अपने राजाओं के में उसमें रहते थे उनकी प्रशंसाओं का भी उसमें रचनाएं की गई है। ठीक है ना। देखिए गाइस, ये था आपके फर्स्ट पार्ट में, आपने विशेषताएं पढ़ी, रीतिकाल क्या होता है, उसका समय काल, सब कुछ मैंने आपको एक एक चीज अच्छे समझा दिया। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी रीतिकाल की रचनाएं, ठीक है, रीतिकाल के प्रकार और कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको लेके बताऊंगी कि जैसे आपको ये समझ में आ जाएगा रीतिकाल का पूरा मतलब का क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा जाता है। क्योंकि मैंने हर काल में, जैसे आदिकाल में और भक्ति काल में मैंने आपको प्रश्न बताया है। ठीक है, यहाँ तक कि मैंने प्रमुख उनकी रचनाएं भी आपको, प्रमुख दोहा, प्रमुख वो भी बताया है कि जो एग्जाम में आते हैं। उसी तरह इसका भी कि पार्ट 1 में पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैंने पार्ट 2 पार्ट 3 करके, तो हो सकता है आप सेकेंड पार्ट में मैं आपको उसकी रचनाएं और प्रकार लेके आपको आऊंगी रीतिकाल के। ठीक है ना, और क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी बताऊंगी। ठीक है, इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा, पढ़िएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए, जल्दी ही मिलेंगे।